हेलो स्टूडेंट, आज अपन अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 कवर करेंगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय बजट? आप बजट से क्या समझते हैं? बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टीमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो बजट होता है वो एक वित्तीय विवरण होता है, वो सरकार का एक एक एस्टिमेशन यानी कि अनुमानित एक आय और व्यय का ब्यौरा होता है, जिसमें सरकार अपनी सरकारी प्राप्ति यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकारी व्यय है उनका अनुमान लगाती है। और जो बजट है हमारा वो वित्तीय वर्ष का बनता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। आप बजट की विशेषताएं बताइए। बजट इज प्रिपेयर फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इन इंडिया। सरकार जो बजट बनाती है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बनाती है। ऑल आइटम आर एस्टिमेट आर नॉट रियल। जो बजट होता है उसमें एक अनुमानित आय और व्यय लिखे जाते हैं, जो बजट होता है वो वास्तविक फिगर नहीं होता है। तीसरा, ए बजट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो बजट होता है वो एक सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। फोर्थ, इट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। जो सरकार का जो बजट होता है वो एक संख्यात्मक, जो हमें बजट है वो हमें संख्या में होता है। बजट हमें कोई भी फिगर में यानी कि अमाउंट में कोई भी इनकम और अपना जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाती है। फिफ्थ पॉइंट, बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो बजट होता है पार्लियामेंट में आता है, संसद में, और जो बजट है वो कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बनाता है। नेक्स्ट, अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। जो बजट होता है वो पहले संसद में आता है, उसके बाद वो लागू होता है। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार बजट क्यों बनाती है, इसलिए सरकार के उद्देश्य बताने हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार जो बजट बनाती है वो आर्थिक विकास करने के लिए बनाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है, सरकार अपना आर्थिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास और हमारे देश में जो लोग हैं वो संपन्न हो सकें। इट एम्स एट रेजिंग द रियल वैल्यू ऑफ द जीडीपी। सरकार बजट इसलिए बनाती है ताकि हमारे जो इंडिया की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसको हम बढ़ा सकें, और जो हमारा लोगों का जो रहन सहन है वो ऊंचा उठ सके, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। पॉइंट नंबर 2, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। सरकार बजट इसलिए भी बनाती है ताकि अमीर अमीर ना हो जाए और गरीब ज्यादा गरीब ना हो जाए। तो सरकार हमारे समाज में जो असमानता है उसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है, अमीर लोगों यानी रिच लोगों पर टैक्स लगाती है, और जो भी टैक्स से हमारी इनकम होती है वो हम गरीबों पे खर्च करते हैं। नेक्स्ट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार साधनों को बांटने के लिए भी बजट बनाती है। allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare। सरकार जो भी अपने आय वगैरह होती है उसका आवंटन इस प्रकार से करती है ताकि हमारे समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण भलाई हो सके और समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। फोर्थ नंबर पॉइंट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी में सरकार बजट इसलिए भी बनाती है ताकि जो मूल्य हैं उनमें स्थिरता बनी रहे, अचानक बहुत ज्यादा रेट बढ़ ना जाए। नेक्स्ट, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। सरकार बजट इसलिए भी बनाती है ताकि हमारा जो समाज है उसका जो संतुलन है ना वो बनाए रख सकें। हमें जो पिछड़े क्षेत्र है उनका विकास हमें ज्यादा करना है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सरकार बजट इसलिए भी बनाती है ताकि जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जा सकें। तो सरकार अपने बजट में नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नए डैम, पुल वगैरह ये चीजें ज्यादा बनवाती है। पॉइंट नंबर 7, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। सरकार बजट इसलिए भी बनाती है ताकि हमारे देश में जो इंडस्ट्रिया वगैरह है वो हम ज्यादा से ज्यादा खोल सकें और ज्यादा ज्यादा देश का विकास हो सके। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सरकार बजट इसलिए भी बनाती है ताकि हमारी जो कृषि है, जो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। हमारा पॉइंट नंबर 4, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। आप बजट के कंपोनेंट बताइए। कंपोनेंट ऑफ बजट में बजट के हमें तत्व बताने, एलिमेंट। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो जो बजट होता है उसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो पहले रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट
गवर्नमेंट रिसिप्ट विच नाइदर रिड्यूस असेट्स नॉट क्रिएट लायबिलिटीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो होती है बार बार होने वाली इनकम। गवर्नमेंट रिसिप्ट विच नाइदर रिड्यूस असेट्स नॉट क्रिएट लायबिलिटीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार की जो बार बार होने वाली आय होती है, इससे न तो सरकार की कोई भी असेट्स में कमी होती है और ना ही कोई लायबिलिटीज में वृद्धि होती है। इससे सरकार की जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीजें आती हैं, पहला टैक्स से होने वाली इनकम और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब बिना टैक्स के होने वाली इनकम। इसको हिंदी में हम कर से होने वाली आय और गैर कर आय भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं टैक्स रेवेन्यू। भारत सरकार की ऐसी इनकम जो टैक्स से होती है। इसमें दो प्रकार के टैक्स आएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगता है उसका पेमेंट भी उसी आदमी को करना पड़ता है। इस टैक्स को हम किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर, वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनियों पे लगता है, और कैपिटल गेन मतलब होता है पूंजी संपत्ति को बेचने से जो भी लाभ वगैरह होता है, जैसे हमने कोई प्लॉट या मकान वगैरह खरीदा और उसको हमने बढ़ा करके बेच दिया, तो ये सब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज वन विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इज पेड पार्टली और होली बाय अनदर पर्सन। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो लगता किसी एक आदमी पर है लेकिन उसको पेड कोई दूसरा आदमी करता है, या फिर अंशतः या फिर पूर्णतः ही दूसरे आदमी को वो टैक्स देना पड़ता है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पादन कर जो कि कंपनियों या फैक्ट्रियों पे लगता है, कस्टम ड्यूटी जब हम विदेशों से माल मंगाते हैं तो आयात कर लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि मनोरंजन कर वगैरह होता है, मूवी वगैरह जब हम देखने जाते हैं तो उस पर लगता है, सर्विस टैक्स मतलब सेवा कर जो हम होटलों में खाना वगैरह खाने जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में जो टैक्स लगता है उसको हम सर्विस टैक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो हमें कभी कभी होती है, फिर जो हमें कई सालों में एक बार होती है, ऐसी इनकम सरकार की कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। ऑल दोस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल असेट्स आर टर्म एज कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिससे सरकार के जो दायित्व हैं वो बढ़ जाते हैं और सरकार की जो असेट्स है, असेट आर टर्म एज द कैपिटल रिसिप्ट, रिड्यूस, और सरकार की जो असेट्स है उसमें कमी आ जाती है। फिर से सुनिए आप एक बारी, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति से सरकार की जो लायबिलिटीज है, सरकार के जो दायित्व हैं वो बढ़ जाते हैं, और रिड्यूस फाइनेंशियल असेट्स, और सरकार की जो संपत्तियां हैं ना वो घट जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट, अगर हम पैसा कहीं पे लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर हम किसी चीज को बेच दें या खत्म कर दें तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने अगर कोई भी अपना सेक्टर थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया हो तो उसको अपन बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इससे सरकार की कुछ असेट्स में कमी आ जाती है। या फिर सरकार की लायबिलिटीज कैसे बढ़ेगी? बोरोइंग, अगर हम विदेशों से 10-15 साल के लिए पैसे उधार ले लें 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए, तो इससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ जाती है। या फिर रिकवरी ऑफ लोन, हमने किसी अदर कंट्री को 10-15 साल के लिए पैसे उधार दिए थे, अगर 10 साल का टाइम पूरा होते ही हम उससे अपने पैसे वापस ले रहे हैं तो ये हमारी पूंजीगत प्राप्ति होगी, क्योंकि ये पैसा हमारा 10 साल बाद लौट करके आया है। सेल ऑफ गोल्ड वगैरह, अगर हम अपने देश का सोना बेच दें तो ये भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। आप बार बार होने वाली प्राप्ति और जो पूंजीगत प्राप्ति है इसमें अंतर बताइए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अंतर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में पहला जो पॉइंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट इम्पैक्ट असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जो आयगत प्राप्तियां होती हैं इससे सरकार की संपत्ति और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे असेट्स और लायबिलिटीज पर कोई इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति होती है इससे सरकार के संपत्ति और दायित्वों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें संपत्तियां और दायित्व न तो घटती हैं और ना ही बढ़ती हैं। लेकिन जो पूंजीगत प्राप्ति होती है उससे सरकार की असेट्स और लायबिलिटीज घट जाती है या फिर बढ़ जाती है।
अगर सरकार किसी सेक्टर को बेच रही है तो हमारी संपत्तियों में कमी आ जाती है, और अगर हम विदेशों से लोन ले लेते हैं तो इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। जो बार बार होने वाली इनकम है, इससे भविष्य में जो न्यू जनरेशन होता है उस पर कोई भी बोझ या फिर बर्डन नहीं पड़ता है। जैसे मान लो सरकार को ट्रेन से पर डे लाखों करोड़ों रुपए का किराया यानी कि फेयर मिल रहा है, तो इससे आने वाली जनरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैपिटल रिसिप्ट ऑफन लीव बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, सरकार अगर विदेशों से लोन वगैरह ले ले 100-200 करोड़, तो इससे आने वाली जो भविष्य की जो जनरेशन है उस पर प्रभाव या वजन या बोझ पड़ेगा। नेक्स्ट, हाई रेवेन्यू रिसिप्ट पॉइंट टू साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर सरकार की बार बार होने वाली इनकम बढ़ रही है तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है, और ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर सरकार की पूंजीगत प्राप्ति बढ़ रही है तो ये हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज नहीं है। हमने इस साल 100 करोड़ का लोन ले लिया, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट। हमने अगले साल फिर से 100 करोड़ रुपए का उधार लेने के लिए लोन ले लिया, तो ये चीज जितना हम लोन लेंगे तो ये चीज हमारी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले मैं आपको इनका मीनिंग समझा देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है बार बार होने वाले खर्चे। जैसे हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, तो अगर हम कोई मोटरसाइकिल वगैरह फिर कार वगैरह खरीदते हैं तो वो हमारा कैपिटल खर्चा होता है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि गाड़ी हम डेली नहीं खरीदते, लेकिन उस गाड़ी में हम डीजल पेट्रोल डेली डलवाते हैं, तो वो हमारा कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग नेचर का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप आयगत व्यय से क्या समझते हैं? इट इज एन एक्सपेंडिचर, या फिर इसको हम कह सकते हैं आप बार बार होने वाले खर्चों से आप क्या समझते हैं? इट इज एन एक्सपेंडिचर दैट नाइदर रिड्यूस लायबिलिटीज। ये एक ऐसा खर्चा होता है जिससे सरकार की न तो दायित्वों में कमी आती है और ना ही एसेट्स बढ़ती है। इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स। सरकार अपने डिपार्टमेंट चलाने के लिए पर डे जो खर्चा करती है उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल भी हमारे पास, जैसे कि सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी पर मंथ बांटती है। पेंशन बूढ़े लोगों को या फिर जो रिटायर वगैरह हो जाते हैं उनको पर मंथ दिया जाता है, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो पर डे होते ही है। सब्सिडी वगैरह, इंटरेस्ट पेमेंट, हमने जो विदेशों से कर्जा ले रखा है उनका पेमेंट हम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप, सरकार जो छात्रवृत्ति वगैरह बांट रही है स्कूल कॉलेज के बच्चों को। सरकार आर्मी या डिफेंस के लिए कोई भी गोला बारूद या फिर गन्स वगैरह खरीद रही है, तो ये हमारे पर डे या पर मंथ होने वाले खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, देश की प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए सरकार जो भी खर्चा करती है वो सरकार खर्चा पर मंथ करती है या पर ईयर करती है। तो ऐसे खर्चे जो सरकार पर मंथ या पर ईयर करती है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इससे हमारी असेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप पूंजीगत व्यय से क्या समझते हैं? कभी कभी होने वाले खर्चे या कई साल में होने वाला खर्चा। एक्सपेंडिचर विच आइदर रिड्यूस ए लायबिलिटीज, एक ऐसा व्यय या खर्चा जिससे सरकार के खर्चों में या दायित्वों में कमी आ जाए, खर्चों में नहीं दायित्वों में कमी आ जाए, और जिससे सरकार की जो एसेट्स है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मेट्रो और फ्लाईओवर, ईटीसी। इस क्वेश्चन को जरा डीपली समझो। पूंजीगत खर्चा वो खर्चा होता है जिससे सरकार की जो असेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे हमारे देश में सरकार नए ट्रेन की पटरियां वगैरह बिछा रही है, नई ट्रेनें वगैरह चलवा रही है, तो किसानों से जमीन खरीद रही है। सरकार कहीं पे भी अगर जमीन या बिल्डिंग बनवा देती है, या फिर सरकार नए नए फ्लाईओवर वगैरह बनवा रही है, या फिर कहीं पे भी रोड वगैरह बनवा रही है, तो इससे सरकार की जो एसेट्स है वो बढ़ जाती है। और रिड्यूस ए लायबिलिटीज, अगर हमने किसी देश से या किसी दूसरे कंट्री से 10 साल के लिए हमने पैसे उधार लिए थे, जैसे ही 10 साल पूरा होता है अगर हम उसका पैसा वापस कर दें तो सरकार की जो दायित्व या लायबिलिटीज है उसमें कमी आ जाती है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर बताइए। बार बार होने वाले खर्चे और पूंजीगत खर्चे, इन दोनों में जो हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला हमारा डिफरेंस है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जो बार बार होने वाले खर्चे होते हैं इससे असेट्स और लायबिलिटीज पर कोई भी इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव या अफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे सरकार की असेट्स और लायबिलिटीज पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट पड़ता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। जो हमारी संपत्ति और दायित्व हैं ये न तो घटती हैं और ना ही बढ़ जाती हैं। लेकिन सरकार अगर कैपिटल नेचर का खर्चा करती है तो इससे सरकार की असेट्स बढ़ जाती हैं और सरकार के जो दायित्व हैं वो घट जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कहीं पे भी रोड बना रही है, डैम वगैरह बना रही है, नए स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह खुलवा रही है तो सरकार की एसेट्स बढ़ रही है। और अगर हमने फॉरेन कंट्री से जो लोन वगैरह लिए थे अगर हम उनका रीपेमेंट करते तो इससे सरकार की लायबिलिटीज घट रही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। सरकार बार बार खर्चे इसलिए करती है ताकि समाज या कल्याण वगैरह ज्यादा हो सके सोसाइटी वगैरह का। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ग्रोथ। इससे हमारी जो जीडीपी है ना वो डायरेक्टली नहीं बढ़ती है, प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ, सरकार अगर पूंजीगत खर्चा करेगी तो इससे हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ग्रोथ। जैसे कि सरकार नए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह या रोड वगैरह बनवा दे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगी तो उनकी इनकम होगी तो हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पॉइंट टू पॉवर्टी ऑफ द पीपल और बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। अगर सरकार के बार बार होने वाले खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। इससे हमारे देश में जो गरीबी वगैरह है, जो पिछड़ापन है वो और ज्यादा बढ़ेगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था और वो पिछड़ी हो जाएगी। अगर हम लोगों को फ्री में चीजें बांटे, सब्सिडी वगैरह हम और बांट रहे हैं या फिर हम लोगों को और सैलरी बांटे और पेंशन वगैरह दें तो इससे सरकार पर जो बर्डन है ना वो बोझ है ना वो और बढ़ जाएगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे 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 पिछड़ती जाएगी जैसे कि पाकिस्तान की आज इकोनॉमी की कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट, लेकिन अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। सरकार जितना ज्यादा पूंजीगत खर्चा करेगी उतना ही ज्यादा देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। जितने ज्यादा स्कूल कॉलेज अस्पताल वगैरह खुलेंगे, जितना ज्यादा रोड या फ्लाईओवर वगैरह बनेंगे उससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और सुधरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आप प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अंतर बताइए। सरकार जब पहले से सोच लेती है कि हमें अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इतना खर्चा करना ही है इस चीज पर तो उसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। और जब गवर्नमेंट को पहले से मालूम नहीं रहता है कि हमें इस चीज पर इतना इतना खर्चा करना है तो इसी को हम कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें है, इट रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। ये जो खर्चा है प्लान एक्सपेंडिचर ये ऐसा खर्चा होता है जो सरकार पहले से ही अपनी योजना में बना लेती है, फिर सरकार जो प्रोग्राम वगैरह बना लेती है, शेड्यूल या स्कीम वगैरह बना लेती है कि हमें देश में अगले पंचवर्षीय योजना में इतना इतना स्कूल कॉलेज एजुकेशन हॉस्पिटल वगैरह हेल्थ पर इतना खर्चा करना है, तो ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इंक्लूड ऑल दोस एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लान। ये सब वो खर्चे होते हैं जो सरकार को अचानक यानी कि सडनली करने पड़ते हैं, सरकार को पहले से मालूम नहीं रहता है कि हमें इस चीज पर इतना खर्चा करना था। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। सरकार को पहले से पता रहता है कि हमें देश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एग्रीकल्चर पर इतना खर्चा करना है, सिंचाई विभाग पर इतना खर्चा करना है, यातायात पर इतना खर्चा करना है, समाज की जो सोशल सर्विस पर इतना खर्चा करना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर इतना खर्चा करना है, इतना हमें लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों की शिक्षा पर और देश की जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए हमें इतना खर्चा पहले से करना है। सेकंड नंबर यहाँ पर डिफरेंस है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। जैसे मान लो देश में भूकंप वगैरह आ जाए तो भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, 5-5 या 10-10 लाख रुपए सरकार जो फ्री में पैसा देती है मकान वगैरह बनाने के लिए या फिर उनको दोबारा से रिकंस्टिट्यूट मतलब अपना जो जीवन है वो नए सिरे से शुरू करने के लिए जो भी पैसा वगैरह बांटती है वो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। या फिर दो देशों का जैसे कोई युद्ध वगैरह फिर वार वगैरह छिड़ जाता है तो सरकार को अचानक पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये हो गया हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। आप विभिन्न प्रकार के बजटों को समझाइए।
तो जो हमारा पहला बजट है वो है बैलेंस बजट, हिंदी में इसको कहते हैं संतुलित बजट। बैलेंस बजट इज द वन इन विच एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू द एस्टिमेट गवर्नमेंट रिसिप्ट। संतुलित बजट हमारा वो बजट होता है जिसमें सरकार के खर्चे और सरकार के जो इनकम यानी कि रिसिप्ट होती है वो इक्वल हो जाए, उसी को अपन बैलेंस बजट कहते हैं। बैलेंस बजट इज द वन इन विच एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट। जब सरकार की अनुमानित आय और व्यय आपस में बराबर हो जाए तो उसी को हम संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कमाई भी 100 करोड़ रुपए है और खर्च भी 100 करोड़ रुपए की है, तो यहाँ पर हमारे जो इनकम और एक्सपेंडिचर वो बराबर है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस बजट। नेक्स्ट सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट मतलब ये होता है कि जब सरकार की इनकम हो ज्यादा 100 करोड़ और सरकार के जब खर्चे हो 90 करोड़ यानी कि 90 करोड़, तो इसी को हम कहते हैं सरप्लस बजट। सरकार प्लस में यानी कि प्रॉफिट में चल रही है। सरप्लस बजट, it is a type of budget in which estimate government expenditure are less than estimate government receipt। जब सरकार की अनुमानित खर्चे कम हो और सरकार की अनुमानित रिसिप्ट यानी कि प्राप्ति ज्यादा हो, तो इसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। आधिक्य का बजट, आधिक्य मतलब अधिक, सरकार प्लस में यानी कि प्रॉफिट में चल रही है। गवर्नमेंट ने कमाए हैं कितने 100 रुपए और खर्च कितने किए हैं 90 करोड़ या 90 रुपए, तो इसी को हम सरप्लस बजट कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट। डेफिसिट बजट इज वन इन विच एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर। जब सरकार के अनुमानित व्यय हो ज्यादा, किससे? सरकार की जो इनकम होती है उससे, तो इसी को हम कहते हैं डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कमाई कितने हैं 90 करोड़ और खर्च कितने कर दिए 100 करोड़, तो सरकार को 10 करोड़ रुपए ज्यादा कर्जा लेना पड़ा, ये तो आरबीआई से या फिर फॉरेन बैंक से, तो इसी को हम डेफिसिट बजट कहते हैं। जो घाटे का बजट है वो जनता की नजर से अच्छा माना जाता है क्योंकि उस साल सरकार ने देश में भलाई के काम ज्यादा किए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन रेवेन्यू डेफिसिट। आयगत घाटे से आप क्या समझते हैं? द रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब सरकार के बार बार होने वाले जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाए, किससे? ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट से, बार बार होने वाली इनकम से, तो इसी को अपन रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि बजटीय घाटा कहते हैं। हमारा इसमें फॉर्मूला भी है RE माइनस RR। रेवेन्यू रिसिप्ट कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि जब खर्चा हो ज्यादा और उसमें से इनकम माइनस हो जाए तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार की जो अनुमानित व्यय या खर्चा है वो ज्यादा है और सरकार की जो अनुमानित आय है वो है कम। रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू आइदर रिडक्शन ऑफ असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और बोरोइंग एज द गवर्नमेंट हैज टू कवर द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। तो सरकार के अगर खर्चे ज्यादा हो उसकी इनकम से, तो सरकार को इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को यानी गवर्नमेंट को, हमारे देश की जो भारत सरकार है उसको या तो बोरोइंग मतलब पैसे उधार लेने पड़ेंगे और हमारा जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर है उस जो डिफरेंस आ रहा है उसको कवर करना पड़ेगा। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट लीड टू इंक्रीज इन फ्यूचर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार की इनकम कम हो और सरकार के खर्चे ज्यादा हो तो इससे सरकार की जो लायबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, भविष्य के लिए सरकार के जो दायित्व है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट में रिजल्ट इन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर सरकार का बजट घाटे में जा रहा है तो इससे हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो उसकी सिचुएशन राइज हो जाएगी, जो महंगाई है वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार को अपने खर्चों में कमी लानी होगी। हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। अगर सरकार घाटे में जा रही है तो ये सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल यानी चेतावनी है। सरकार को उसी समय तुरंत अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए या फिर सरकार जो भी सब्सिडी वगैरह बांट रही है उसमें खर्चे में कमी करनी चाहिए और सरकार को अपनी इनकम है ना वो बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट, राइट द 3 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसको ठीक करने के लिए 3 सजेशन दीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है बजटीय घाटा। सरकार अगर लॉस में चल रही है, गवर्नमेंट हमारे देश की अगर लॉस में चल रही है तो उसको ठीक करने के लिए
बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, सरकार को जनता से पैसे लोन यानी उधार लेना चाहिए, या फिर आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेना चाहिए, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो विदेशी बैंकों से पैसा उधार लेना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ द सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी ओनरशिप को खत्म करके उसको निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। तीसरा, सरकार को अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए, जो भी मुफ्त में जो चीजें वगैरह बांटी जा रही हैं सब्सिडी में, सरकार को उसमें कमी लानी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? आप बजटीय घाटे से क्या समझते हैं? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजट रिसिप्ट। जो बजटीय घाटा होता है उसमें सरकार की जो कुल बजटीय खर्चा है वो ज्यादा है, किससे? जो बजटीय हमारे जो इनकम यानी कि जो आय है उससे। इसमें बोरोइंग जो उधार पैसा लिया जाता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। जो बजटीय घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बार बार होने वाले खर्चे और कभी कभी होने वाले खर्चे दोनों को ऐड कर लो, इसमें से माइनस क्या करना है हमें? बार बार होने वाली इनकम और कभी कभी होने वाली इनकम, इस दोनों को हमें माइनस करना है, लेकिन इसमें हमें बोरोइंग को शामिल नहीं करना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट? आप प्राथमिक घाटे से क्या समझते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये एक अंतर होता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब बजटीय घाटा है उसमें, और हमने जो लोन यानी कि जो लोन लिया था उस पर जो हम ब्याज वगैरह चुका रहे हैं प्रीवियस ईयर का उसमें। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा जो फिस्कल डेफिसिट मतलब बजटीय घाटा है उसमें से हमें जो भी ब्याज वगैरह का भुगतान करना पड़ रहा है वो हम माइनस करते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे आता है? फिस्कल डेफिसिट में से जो हम ब्याज वगैरह दे रहे हैं उसको माइनस कर दो। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट बजट? जो बजटीय घाटा होता है उसके उद्देश्य बताइए। तो पहला है हमारा इसमें टू मैनेज फाइनेंशियल नीड्स फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ। सरकार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक विकास है उसको मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार को फाइनेंशियल यानी कि पैसे वगैरह की नीड्स होती है। दूसरा है टू स्टेब्लिश इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। सरकार घाटे का बजट इसलिए भी बनाती है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको हम ठीक कर सकें। टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार जो निजी क्षेत्र है ना उसका विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सरकार क्या करना चाहती है? जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र है उसमें रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना चाहती है। टू कीप रिजर्व टू फेस नेचुरल कैलेमिटीज, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा पैसा खर्च नहीं करती है बल्कि कुछ पैसा रिजर्व वगैरह बना के रखती है फ्यूचर के लिए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ भूकंप वगैरह, तो उससे निपटने के लिए भी सरकार घाटे का बजट बना करके चलती है। नेक्स्ट है टू मेंटेन रिजर्व फॉर सिचुएशन ऑफ वार, अगर अचानक हमारे किसी देश से युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो सरकार उसके लिए भी कुछ सेविंग्स यानी कि रिजर्व बना करके चलती है। तो स्टूडेंट इस तरह से आज हमने अपना चैप्टर नंबर जो 15 है गवर्नमेंट बजट उसको कवर किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।